कहीं ना कहीं टीचर भी आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं। जैसे बड़े बड़े टीचर की हम बात करें, जैसे रोशन आनंद सर हो, खान सर हो, तो अभी कुछ ये स्टेटमेंट देंगे तो उल्टा ये स्टेटमेंट देंगे। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा टीचर तो करना चाहिए, नहीं सर। या फिर अगर ज़्यादा ओवर भी हो जाता है तो कब तक इग्नोर करेगा? कुछ तो करना चाहिए, इसका क्या समाधान है? मतलब क्या चुप रहना चाहिए इससे? मुझे तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसे साक्ष्य और तमाम ऐसे प्रमाण मिले कि लोग जो है कि यहाँ तक कि जब मैंने 2025 में जीवन ज्योति की नींव दूसरी संस्थान की टांडा में रखी, तो यहीं के एक शिक्षण संस्थान ने यह कहा था, या उनके डायरेक्टर ने यह कहा था कि ये जीवन ज्योति यहाँ से 6 महीने में बंद होकर चली जाए। हम लोग बच्चों का जो सिलेबस है, छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जैसे क्लास अंडर 8 में हो गए, 10th में हो गए, उनके पास खुद का इतना बड़ा सिलेबस होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस मतलब कंप्यूटर पढ़ें या ना। समय बीत गया जब जो है कि सिर्फ किताबें रटी जाती थी, बाकी चीज़ें होती, और क्लास तीसरी चौथी पाँचवीं के बच्चे स्मार्टफोन चला रहे हैं। तो अगर क्लास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा अगर उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, तो आने वाला समय या आने वाला भविष्य में वो अपने आप को सबसे पीछे पाएगा। कोई भी काम हम शुरू करते हैं, किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनौती हमारे सामने आ जाती है। आपको कभी ऐसा लगा कि आपके सामने भी कोई ऐसी चुनौती आई है जिसका आपने डटकर सामना किया, या फिर आपको कभी घबराहट इस चीज़ से हुई? सर, अभी तक जब से मैं शिक्षण संस्थान को इस क्षेत्र में चला रहा हूँ, तब से बहुत बार ऐसी स्थिति, बहुत बार ऐसी समस्याएं आई हैं सामने, जब ऐसा मुश्किल दौर रहा है कि मन में ये इच्छा हुई कि अब जो है कि पढ़ाना छोड़ दिया जाए। AI का दौर चल रहा है, लोगों की भावना है कि AI है लोगों की जॉब खा रहा है, तो AI के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में जॉब खा रहा है? नहीं सर, देखिए AI की अगर मैं बात करूं तो ये हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में। जैसे स्क्रिप्ट राइटर ही कोई होता है, हाँ। तो पहले वो अपने लिए स्क्रिप्ट मतलब लिखने वाला काम करता था, अभी तो कंप्यूटर से कर लेता है। तो एक प्रकार से हमें तो लगता है कि ये लोग की जॉब तो गई ही ना। हाँ, इसमें ऐसे भी AI के आने से बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई है। स्कूल हो, बैंक हो, ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं हम जाते हैं तो आपको कंप्यूटर चच्चा ज़रूर दिखाई देंगे। इस समय कंप्यूटर नॉलेज हर इंसान को, हर एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि कंप्यूटर जो सीखने की सही एज क्या है, किस क्लास में सीखें। मतलब कंप्यूटर की A to Z जानकारी जो है आज हमारे साथ मौजूद है। जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है, और डिजिटल लाइब्रेरी के संस्थापक डायरेक्टर सर राम कुंवर यादव जी, आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कंप्यूटर हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी के दर्शकों का भी विशेष आभार व धन्यवाद। सर अपने बारे में बताइए कुछ। सर, मेरा नाम जो है कि राम कुंवर है, और मेरे विद्यार्थी जो है कि मुझे राम सर के नाम से बुलाते हैं, और मैं एक कंप्यूटर टीचर हूं, और लगभग 10 सालों से कंप्यूटर की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहा हूं, और 2020 से मारूपुर में तथा 2025 में आपके टांडा कला में और रामगढ़ में जो है कि हम लोगों की 3 संस्थाएं मिला के चल रही हैं, जिससे कि ग्रामीण बच्चों को हम लोग जो है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जी सर, क्या स्टूडेंट लाइफ में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंस है? सर, अगर कंप्यूटर की बात करें विद्यार्थियों के जीवन की, तो आज के समय का अगर हम लोग देखें तो हर एक चीज़ जो है कि कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। चाहे एक गांव के स्तर से बात करें, एक राशन लेने वाले की बात करें, या एक कोटेदार के क्षेत्र की बात करें, किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की बात करें, अब विद्यार्थियों के सिलेबस की बात करें, उनके नोट्स से संबंधित डाउट्स की बात करें, तथा विभिन्न प्रकार के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी जो है कि संस्थानें हैं, हर जगह जो है कि सभी प्रकार के कार्य जो है कि कंप्यूटर पे किए जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक विश्वसनीय डिवाइस है, जिसके माध्यम से इसमें हम लोग अपने डाटा, सूचनाओं को जो है कि सुरक्षित रखते हैं, और अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को जो कि कई घंटों में होते हैं उनको कुछ मिनट में जो है कि संपन्न करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में कंप्यूटर का बहुत ही अधिक महत्व है आज के समय को और आने वाले भविष्य को देखते हुए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अब मतलब से सिलेबस, हम लोग बच्चों का जो सिलेबस है, छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जैसे क्लास अंडर 8 में हो गए, 10th में हो गए, उनके पास खुद का इतना बड़ा सिलेबस होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस मतलब कंप्यूटर पढ़ें या ना पढ़ें। मतलब किसी स्कूल में तो कंप्यूटर अलग से सैंडल बुक रहती है, कहीं कहीं बुक नहीं रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब उनको अलग से कंप्यूटर नॉलेज लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले मैं, अगर ये बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक उठाया, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों की बात मैं बता रहा हूं,
या बहुत सारे संस्थाओं के टीचरों की बात बता रहा हूँ कि उनके माइंड में ऐसी चीज़ें होती हैं कि विद्यार्थियों को हमेशा मिसगाइड करने का कार्य करते हैं। जैसे उनका कहना ये होता है कि अभी आप 7वीं में 8वीं में हैं, 9वीं 10वीं में हैं, अभी आप कंप्यूटर सीख के क्या करेंगे। लेकिन मैं अगर बताऊं कि अगर कोई भी गार्जियन अगर आज के समय के अनुसार अपने बच्चों को अगर ढालना चाहता है, उनको लेके चलना चाहता है, वो समय बीत गया जब जो है कि सिर्फ किताबें रटी जाती थी, बाकी चीज़ें होती थी। आज का समय पूरी तरीके से कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है और क्लास 3री 4थी 5वीं के बच्चे स्मार्टफोन चला रहे हैं। तो अगर क्लास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा अगर उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है तो आने वाला समय या आने वाला भविष्य में वो अपने आप को सबसे पीछे पाएगा। वो भले ही केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में जो है कि अपने आप को पहले स्थान पर रख रहा है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंटर के बाद जो है कि नीट के एग्ज़ाम जैसे हो गया एग्जाम्पल में, अब वो भी एग्ज़ाम ऑनलाइन कर दिया गया। तमाम ऐसे एग्ज़ाम है जो कि ऑनलाइन कर दिए गए। तो अगर लड़का जो है कि 10वीं 11वीं 12वीं में कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखता होगा, उसको चलाना नहीं जानता होगा, तो वो जो है कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें वो बैठेगा, टॉपर होगा अपने विद्यालय का भी, तब भी जो है कि सही सही प्रश्नों को हल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है कि हम सभी लोगों का यह प्रयास है ग्रामीण क्षेत्रों में कि क्लास 6वीं से ही बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दीजिए। कंप्यूटर जैसे कि बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं, कम से कम नीट एक संस्थान है, नीलेट जो है कि जो कि 200 से अधिक कंप्यूटर कोर्सेज को संचालित करने का कार्य करती है। और इसकी शहर में जो है कि तमाम वैकेंसियां हैं। ग्रामीण बच्चों की सिर्फ उसकी नॉलेज नहीं होने के कारण जो है कि वो घर पे बेरोजगार हैं। लेकिन अगर उनको इन सभी के सब्जेक्टों की अगर जानकारी हो, इन सभी कोर्सेज की जानकारी हो, तो कुछ आने वाले समय में बेहतर कर सकते हैं। आई होप कि पेरेंट्स का और स्टूडेंट का जो कन्फ्यूज़न है वो समाप्त हो गया होगा कि क्लास 6 से जो है कंप्यूटर की नॉलेज देना हमको शुरू कर देना चाहिए, ये नहीं सर? जी जी जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वाई चूज़ द फील्ड, मतलब आपने इस कंप्यूटर नॉलेज को ही मतलब कंप्यूटर की कोचिंग ही क्यों स्टार्ट की? सर मैं अगर सबसे पहले अपने बारे में बताऊं तो मैं जब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मैं भी वनडे एग्ज़ाम का विद्यार्थी रह चुका हूं। तो उसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर को भी सेलेक्ट किया, मतलब मैंने कंप्यूटर को भी चुना क्योंकि जो मेरे अध्यापक थे, जो मेरे टीचर थे, उनका यह कहना था कि आने वाले समय में पूरी तरीके से हर एक व्यवस्था जो है कि डिजिटली होने वाली है। तो अगर आप इसमें अपने आप को पहली प्राथमिकता में रखते हैं, इस क्लास में रहते हैं, तो आने वाले समय में आप अपने आप को पहले नंबर या पहले कतार में, किसी लाइन के पहले कतार में जो है कि पहले स्थान पे खड़ा मिलेंगे। तो जब हम लोगों ने कंप्यूटर को चुना, जब कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया, तो इसके बारे में हम लोग जानना, सीखना, समझना जब स्टार्ट किए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को नहीं पता, वो हम लोगों को कुछ सेकंड में इसके माध्यम से पता हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके माध्यम से हम कई घंटों के कार्य जो है कि कई मिनटों में ख़त्म करके जो है कि अपने टाइम को बचा के बाकी कार्य को पूरा करते हैं। तो मैंने कंप्यूटर को इसलिए चुना क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों के जो क्षेत्र है, यहाँ पे 2020 में जब हमने जीवन ज्योति की शुरुआत की थी तो मारूपुर क्षेत्र में कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संचालित उस समय नहीं था। मारूपुर क्षेत्र के विद्यार्थी सैदपुर या तो कंप्यूटर पढ़ने या तो चहनिया जाया करते थे। फिर हमने इसकी नींव रखी और यहाँ पे लोगों को जागरूक किया और एक बड़े पैमाने तक जागरूक करते हुए 2022 के बाद से जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों ने जाना कि हमारे भी मारूपुर में एक ऐसी कंप्यूटर शिक्षण संस्थान है जो कि शहर की शिक्षा के बराबर यहाँ पे शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। तो उस प्रकार से जो है कि ये पूरी प्रक्रियाएँ चालू है। जिस समय शायद आपने 2020 में स्टार्ट किया था? जी जी, 1 सितंबर 2020 जी 2020 में स्टार्ट किया। तो मेरे हिसाब से कि 2020 में तो लगभग चहनिया मारूपुर क्षेत्र में न जाने कितने सारे इंस्टीट्यूट खुले होंगे। तो इतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस कैसे आया कि हम इतने भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, अपनी अलग संस्था बना सकते हैं? जैसे देखिए, सबसे पहली चीज़ यह होती है कि किसी भी शिक्षक को खुद पे पहले विश्वास होना चाहिए और मुझे अपने आप पे विश्वास था, मुझे अपनी नॉलेज पे विश्वास था और मेरे जो कार्य थे मुझे उस पर विश्वास था कि मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ। मैंने जीवन ज्योति की शुरुआत की थी 4 लैपटॉप से। मैं जीवन ज्योति की शुरुआत किया था 4 लैपटॉपों से, लेकिन मुझे खुद पे विश्वास था कि मैं इस फील्ड में कुछ बेहतर कर पाऊँगा और मैंने वो संघर्ष अपना स्टार्ट किया। काफ़ी हम लोगों का संघर्ष चला और छात्र व छात्राओं का सपोर्ट मिला, जिससे कि हम लोग जो है कि मारूपुर क्षेत्र में और आसपास के सभी गाँव में जो है कि विद्यार्थियों को कंप्यूटर की एक बेहतर शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। जी, जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था 2020 में और अभी 2026 चल रहा है, तो पहले से और अब से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या अंतर आया है अभी? सर अगर पहले से अब की बात बताएं तो पहले हम अकेले खड़े थे इस व्यवस्था को लेके। आज के समय में हमारे पास इस संस्थान को चलाने के लिए 10 लोग हैं। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो मेरे पास 4 सिस्टम थे। आज हमारे पास 40 से ऊपर जो है कि कंप्यूटर सिस्टम पीसी हैं
उस समय हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं थी जो नहीं थी। आज के डेट में हमारे पास वो सभी सुविधाएं हैं, वो सभी क्लासेस हैं। जैसे ओ लेवल के क्लासेस हो गए, उस समय हम लोगों के पास नहीं थे, हम लोग नहीं करा पा रहे थे। लेकिन आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो मात्र 500 रुपये महीने की फ़ीस में हम ओ लेवल के कोर्स को भी बच्चों को कराने का कार्य कर रहे हैं, जिस कोर्स की फ़ीस शहर में जो है कि 2000 से 2500 रुपये। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बदला, लोगों का सपोर्ट, विद्यार्थियों का सपोर्ट आया। उस समय काफ़ी संघर्ष चला, आज के डेट में लोगों का सपोर्ट रहा है और धीरे धीरे मुश्किलें होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए आज हम लोग जो है कि 4 सिस्टम से जो है कि 40 सिस्टम तक पहुंचने का कार्य किए, एक संस्थान से 3 संस्थान तक करने का कार्य किए। कोई भी काम हम शुरू करते हैं, किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं कोई न कोई चुनौती हमारे सामने आ जाती है। आपको कभी ऐसा लगा कि आपके सामने भी कोई ऐसी चुनौती आई है जिसका आपने डटकर सामना किया, या फिर आपको कभी घबराहट इस चीज़ से हुई? सर, अभी तक जब से मैं इस शिक्षण संस्थान को इस क्षेत्र में चला रहा हूँ, तब से बहुत बार ऐसी स्थिति, बहुत बार ऐसी समस्याएं आई हैं सामने, जब ऐसा मुश्किल दौर रहा है कि मन में ये इच्छा हुई कि अब जो है कि पढ़ाना छोड़ दिया जाए। अब जो है कि शिक्षण, जो प्राइवेट क्षेत्र हम लोगों ने चुना है, इसको छोड़ दिया जाए और कोई अपना जो है कि एक साइड बिजनेस या बाकी वैसी चीज़ें को सेलेक्ट किया जाए, या अपनी पढ़ाई लिखाई के अनुसार जो है कि कोई सरकारी जॉब किया जाए। लेकिन फिर भी बार बार चीज़ें ये होती हैं कि जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, उस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको एक सही शिक्षा देके और हमारे माध्यम से बहुत सारे परिवार के विद्यार्थियों का या बहुत सारे विद्यार्थी अपने परिवार का अगर कुछ बेहतर कर पाते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं, ऐसा भी एक समय आया कि जब हमने यह पूरी तरीके से डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे जो है कि ये चीज़ों को नहीं पढ़ाना है। क्योंकि सर, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस क्षेत्र में, या आप जीवन में कभी भी संघर्ष कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको दूसरों से नहीं होती है। जी, बिल्कुल अपने जब आपके अपने खुद आपको बढ़ते हुए देखते हैं, जो आपके साथ संघर्ष में खड़े रहे हैं और आज आप अगर बढ़ रहे हैं और अगर वो उन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको हो सकता है इन चीज़ों को लेकर तकलीफ हो, तो अगर वो किसी प्रकार से अगर वार करते हैं तो ये जीवन में सबसे ज़्यादा कष्टदायक और तकलीफ देह होता है। तो ऐसे भी कई प्रकार की चीज़ें रही हैं जो कि इस व्यवस्था को चलाने में सामने आई, लेकिन ठीक है, फिर भी संघर्ष अभी जारी है इन चीज़ों की। कहीं ना कहीं लोग हार मान जाते हैं, तो ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे? देखिए, जीवन है, जीवन में हमेशा जो है कि समस्याएं आती रहती हैं। एक समस्या का आप समाधान करेंगे, दूसरी समस्या आपके सामने होगी, लेकिन हमेशा मेरा मानना यह होता है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो संघर्ष के साथ साथ आपको धैर्य रखना बड़ा ज़रूरी होता है। जीवन में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और धैर्य रखे हुए हैं तो आज नहीं तो कल 100% है कि सफलता आपके ही कदम चूमेगी। तो ऐसे लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि जीवन में घबराइए नहीं, संघर्ष करिए और धैर्य रखिए। अगर आप सही हैं, सही रास्ते पे हैं और ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहे हैं तो सफल आप 100% होंगे। दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आपको उस चीज़ के लिए नहीं रोक सकती है। इंस्टीट्यूट में जो है बहुत अलग अलग प्रकार के कोर्स सिखाए जाते हैं, ठीक है, DCA, DCS, CCC, तो कन्फ्यूजन तो होती है बच्चों में। तो ये क्या अलग अलग कोर्स किस प्रकार के होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट को कैसा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? जैसा कि मैं सर आपको बताऊं कि प्रेजेंट टाइम में ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर की व्यवस्था कॉलेजों स्कूलों में नहीं है। जी, बिल्कुल। और जो हाई स्कूल इंटर करके विद्यार्थी जो है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उनको जो कोर्स करना चाहिए, सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और हम लोगों के यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं, आप समझिए कि उनको कीबोर्ड माउस चलाने नहीं आता। जो 12वीं का विद्यार्थी है, BA का विद्यार्थी है, ग्रेजुएशन का छात्र है, उसको कीबोर्ड और माउस चलाने नहीं आता है, जो कि क्लास 6वीं तक आ जाना चाहिए। तो हम लोगों को उन चीज़ों के लिए उन चीज़ों के हिसाब से सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होती है युवा विद्यार्थी पहले कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ले, फिर कोई एडवांस डिप्लोमा कर ले, फिर उसके बाद O लेवल है वो करे, फिर BCA, MCA है, PGDCA, तमाम कंप्यूटर की ऐसी डिग्रियाँ हैं जो कि वो करके अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। जी। जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग कैसे है? सर, जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग इसलिए है क्योंकि जो इसके डायरेक्टर हैं वो उनको कंप्यूटर पढ़ाने का 10 साल का अनुभव है। और जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इसलिए भी अलग है कि जो इनके डायरेक्टर हैं उन्होंने जो है कि कंप्यूटर की खुद एक किताब लिखी है।
जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन पहली प्राथमिकता होती है। जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इसलिए भी जो है कि अलग है सबसे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ 6 महीने में ADCA, 3 महीने में ADCA नहीं कराए जाते हैं। हम लोगों के यहाँ पूरी गाइडलाइंस के साथ 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं और पूरी एग्ज़ाम प्रक्रिया को संपन्न कराने के बाद विद्यार्थियों की मार्कशीट दी जाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं क्षेत्र में जो कि उनको खुले हुए 6 महीने नहीं हुए, उन्होंने ADCA की मार्कशीट फर्जी बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया। तो जीवन ज्योति तमाम ऐसी चीज़ें हैं। जीवन ज्योति में पढ़ाने वाले जो स्टाफ के लोग हैं उनके पास जो है कि O लेवल की डिग्रियाँ, CCC की हैं, ADCA की हैं। जो सहायक अध्यापक हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी जो क्षेत्र में इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, अगर हम लोग उनकी बात करें तो तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके डायरेक्टर हों या वहाँ के पढ़ाने वाले अध्यापक हों, वो ADCA की हों चाहे CCC की हो, इसके अलावा और कोई डिग्री नहीं है किसी के पास। जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ADCA या CCC के अलावा और कोई डिग्री नहीं है। अगर कोई डिग्री भी होगी तो वो फर्जी डिग्री होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो पीछे का बैकग्राउंड है, क्योंकि हम लोग तो पुराने क्षेत्र में, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं इस क्षेत्र में, तो हम बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि कौन कहाँ तक पढ़ा है, क्या किया है। अभी कुछ लोग हैं जो नए 1-2 सालों से व्यवस्थाओं को चला रहे हैं, कई संस्थानों से अटैच करके चला रहे हैं, लेकिन उनको जो है कि क्लास में, अब जीवन ज्योति की अगर बात की तो जीवन ज्योति इसलिए भी अलग है कि क्योंकि जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में किसी भी शिक्षण संस्थान या वहाँ के डायरेक्टर या वहाँ के अध्यापकों की हम लोगों ने कभी भी निंदा नहीं की, हम लोगों ने कभी भी बुराई नहीं की। और अन्य इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात बताऊं तो शायद कोई ऐसा दिन नहीं रहता होगा जिस दिन वो जो है कि जीवन ज्योति या यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के टीचरों या यहाँ के स्टूडेंटों का नाम लेके नहीं वो अपने क्लास को शुरू करते हो। तो तमाम ऐसी चीज़ें हम लोगों की यहाँ पढ़ाई सर पहली प्राथमिकता पे हैं। बच्चों का 1 घंटे का प्रैक्टिकल है, आधे घंटे का थ्योरी, जिसमें उनको हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग। जीवन ज्योति इसलिए भी अलग है क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं लोग, वहाँ बच्चे 6-6 महीने, 8-8 महीने पढ़ के उसके बाद हम लोगों के यहाँ आ रहे हैं एडवांस एक्सेल, एडवांस टैली सीखने के लिए आ रहे हैं, कोरल ड्रा सीखने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है कि यूट्यूब से देख के 4 सिस्टम लगा के चला रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं वो कई सालों से चल रही हैं। लोगों का एक विश्वास है इस संस्थान पे, तभी जाके जो है कि हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और बच्चों का सपोर्ट है, तभी जो है कि हमारी 3 संस्थाएं आज के समय में पूरे क्षेत्र में चलने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टीचर भी आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं। जैसे बड़े बड़े टीचर की हम बात करें, जैसे रोशन आनंद सर हो, खान सर हो, तो अभी कुछ ये स्टेटमेंट देंगे तो उल्टा ये स्टेटमेंट देंगे। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा टीचर तो करना चाहिए? नहीं सर। या फिर अगर ज़्यादा ओवर भी हो जाता है तो कब तक कोई इग्नोर करेगा? कुछ तो करना चाहिए, इसका क्या समाधान है? मतलब क्या चुप रहना चाहिए ऐसे? नहीं, अगर सर मैं इसकी बात बताऊं तो 2023 से, लगभग 2023 से मैं सुनते आ रहा हूँ। मुझे तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसे साक्ष्य और तमाम ऐसे प्रमाण मिले कि लोग जो है कि यहाँ तक कि जब मैंने 2025 में जीवन ज्योति की नींव दूसरी संस्थान की टांडा में रखी तो यहीं के एक शिक्षण संस्थान ने यह कहा था या उनके डायरेक्टर ने यह कहा था कि ये जीवन ज्योति यहाँ से 6 महीने में बंद होकर चली जाएगी। लेकिन आज के समय में स्थिति उनकी यह है कि वो खुद जो है कि अपनी मेन हेड ऑफिस को छोड़ के भागे फिर रहे हैं दूसरी संस्थानों में। तो कहने का मतलब यह होता है कि सर जब आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं, जैसे यह जो क्षेत्र है टांडा कला में आज हम लोग बैठे हैं अपनी दूसरी शाखा पे, यह वही क्षेत्र है जहाँ पे आज के डेट में सिर्फ मात्र 1 साल संस्थान खुले हुए हुआ है यहाँ पे, और आज के डेट में पहले स्थान पे हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं। लेकिन मारूपुर में हमारी तब भी संस्थान पहले स्थान पे थी, आज भी है। आज भी मैं सबसे अधिक समय मारूपुर देता हूँ क्योंकि सबसे अधिक बच्चे मेरे वहाँ पे हैं। वो मेरी जड़ है, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब इतना समझिए कि हम लोगों ने किसी की जड़ को हिला दिया, ये तभी हो पाया जब हमारे यहाँ डिसिप्लिन, हमारे यहाँ शिक्षा, हमारे यहाँ सभी चीज़ें जो है कि विद्यार्थियों के अनुसार होती हैं। आपको मैं बताऊँ कि मेरे यहाँ 10 स्टाफ हैं, एक स्टाफ भी अगर छुट्टी पे रहता है तो बाकी दूसरे स्टाफ आएंगे, शिक्षण संस्थान कंटिन्यू रहते हैं। किसी फेस्टिवल पे ही जाके जो है कि संस्थानें बंद होती। और अभी जैसे कि जब जांच चल रहा था, मारूपुर में भी, टांडा में भी और रामगढ़ में भी कई शिक्षण संस्थानें सभी लोग बंद करके 3-3 दिन, 4-4 दिन के लिए बंद कर दिए थे। मारूपुर, टांडा और रामगढ़ तीनों जगह की एक ऐसी शिक्षण संस्थान जीवन ज्योति थी जो लगातार संचालित थी, क्योंकि हम लोग सभी मानकों को पूरा करते हैं। अपने यहाँ सभी व्यवस्थाओं को है, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है, हमारे यहाँ एनजीओ का रजिस्ट्रेशन चलता है, और बाकी जो है कि हम लोगों के यहाँ जो सर्टिफिकेट होते हैं वो सभी चीज़ें ओरिजिनल है। और बच्चों की सुरक्षा हम लोगों के लिए पहली प्राथमिकता है कि बच्चे अगर आ रहे हैं तो जो अग्निशमन का जो पहली प्राथमिकता होती है, जो उसका मानक होता है, उसको हमने सभी पूरा कर रखा है। हमारे यहाँ जो है कि गैस सिलेंडर लगे हुए हैं, हमारे यहाँ बाल्टी वाला बालू का सिस्टम लगाया गया, हमारे यहाँ पानी का सिस्टम लगाया गया है, ताकि कभी भी ऐसी घटनाएं हों
तो हम लोग सबसे पहली प्राथमिकता में विद्यार्थियों को सुरक्षित कर सकें। तो विद्यार्थी तमाम सुरक्षा चीज़ें सबसे रही, important हाँ, है। विद्यार्थी सुरक्षा तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं। और खास करके अगर बात करें शिक्षक के टीका टिप्पणी की, तो सर ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आता है, हम किसी से बेहतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने क्लासों में उसकी बुराई करते हैं। मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, तीनों संस्थाएं हैं, मेरे विद्यार्थी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनको ये नहीं पता होगा कि राम सर किस कास्ट के हैं। मैं जाति की बात बता रहा हूँ, मैं ये भी चीज़ें नहीं रखता हूँ। बहुत सारे लोग इस आधार पे अपनी शिक्षण संस्थानों को चलाते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोग एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। हमारे भी स्टाफ, विद्यार्थी, यहाँ के तमाम लोग हमसे, जब हमने यहाँ पे व्यवस्था रखी तो हमसे कहें, हमने कहा कि आप लोग सिर्फ अपने कार्य को पूरा करिए, जो आपको हमने कार्य दिया उसको बेहतर तरीके से चलाइए, जो जैसा कह रहा है वो उसको उस हिसाब से जो है कि मिलेगा। और ये सर पूरी तरीके से गलत है कि एक अध्यापक दूसरे अध्यापक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कटाक्ष करे। मेरा मानना है कि आपसी अगर कोई समस्या है तो एक दूसरे से फ़ोन करके बात कर लें। मेरे ऊपर कई कटाक्ष किए मैंने, जो है कि चरनिया की एक शिक्षण संस्थान थी, 9 फ़ोन लगाए उनको, 9 फ़ोन लगाए, 1 नहीं रिसीव की। टांडा की एक शिक्षण संस्थान थी, मैंने इनको 7 फ़ोन लगाया था, 1 फ़ोन नहीं रिसीव किया। अगर आप गलत नहीं रहेंगे अपने क्लास में ना, तो आप फ़ोन उठा लेते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप नहीं उठाए क्योंकि आपको डर था कि नहीं, जो हमने कहा है वो उसकी उनको सूचनाएं हो गई हैं। तो तमाम सर ऐसी चीज़ें हैं। मैं सभी शिक्षकों से यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा जगत में विद्यार्थियों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको उनके भविष्य को बेहतर बनाइए, और वो जिस उम्मीद से आपके यहाँ आ रहे हैं उनकी उम्मीद को जो है कि सही तरीके से एक सही दिशा देने का कार्य करिए, न कि आप जो है कि अपनी व्यवस्थाओं को उसमें सेकने का कार्य करिए। जी। जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट में पिछले 6 सालों में क्या ऐसा कोई स्टूडेंट रहा है जो अपनी उपलब्धि पा चुका है, या फिर उसने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आपके इंस्टीट्यूट से? सर मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूं, जैसे मैं टांडा की बात कर रहा हूं, टांडा में 2023 की मैं बात करूं तो उस समय हमारे शिक्षण संस्थान में एक रतन प्रजापति आपके टांडा के जो है कि थे, वो मारूपुर हमारे यहाँ पढ़ने जा रहे थे। प्रेजेंट टाइम में वो जो है कि गुजरात में एक बेहतर जॉब कर रहे हैं। और मेरे कम से कम ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी होंगे। मैं अगर किसी एक विद्यार्थी का नाम लूँगा तो शायद और अन्य विद्यार्थियों को इस बात की तकलीफ होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आवश्यकता पड़ी तो मैं ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी खड़ा कर सकता हूं जो कि इस कंप्यूटर डिग्री के माध्यम से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं और एक बेहतर ऑफिशियली जॉब कर रहे हैं। और यही नहीं, आज के बाद कल अगर मुझे कभी ज़रूरत और आवश्यकता पड़ती है तो वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े भी रहते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो फाइनेंशियल रूप से हो, दोनों की मैं बात बता रहा हूँ। कोई पसंदीदा स्टूडेंट रहा हो? सर मेरे बहुत जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं मेरे शिक्षण संस्थान के, चाहे वो पूर्व में पढ़ाए गए हों चाहे इस समय पढ़ रहे हैं, मेरे विद्यार्थी सभी लोग मेरे लिए वो एकदम पसंदीदा ही होते हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी कास्ट के हों। और चाहे मैं आपको बताऊं कि मैं अपने विद्यार्थियों के घर, चाहे वो किसी भी कास्ट का, मैंने कभी कास्ट को प्राथमिकता ही नहीं दी। मेरे नाम में कहीं देखेंगे तो मैं यादव नहीं लगाता हूँ, मैं यादव हूँ लेकिन मैं कभी यादव नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। मेरा जाति, मेरा धर्म, सब चीज़ यही है कि मैं एक अध्यापक हूँ और मैं उसी को हमेशा फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ 2025 में एक जाँच आई थी, तो उसमें एक जो अधिकारी थे उन्होंने हमसे पूछा था कि नहीं क्या नाम है आपका, तो हमने कहा राम सर। बोर्ड पे भी हर जगह राम सर लिखा हुआ है, तो विद्यार्थियों से भी पूछे क्या नाम है, तो उन्होंने कहा राम सर। हमसे क्या अपना पूरा नाम बताइए, तो जो हमारा नाम है पूरा, मेरा नाम राम कुंवर है, मैंने उनको राम कुंवर बताया। तो फिर डायरेक्टली उनको कहना पड़ा कि किस जाति से हैं, तो हमने कहा आप ऐसे पूछ लीजिए कि किस जाति से, तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं मैं यादव हूँ। तो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन शिक्षक के लिए पहली प्राथमिकता उसका जो है कि यही होता है कि वह एक अध्यापक है, और उसके लिए सभी विद्यार्थी, सभी छात्र व छात्राएँ, उनके सभी मैनेजमेंट उनके लिए एक समान है। बताइए सर, फ़ोन और कंप्यूटर दोनों, मतलब फ़ोन कंप्यूटर क्या अलग अलग है, या मतलब कितना अंतर होता है फ़ोन और कंप्यूटर में? अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक अलग प्रकार का कार्य करता है, फ़ोन की बात करें तो फ़ोन अलग कार्य करता है। कंप्यूटर में वो कार्य किए जा सकते हैं जो फ़ोन में नहीं किए जा सकते हैं, और फ़ोन में वो कार्य किए जा सकते हैं जो कंप्यूटर में नहीं किया जा सकता। लेकिन फ़ोन से जो है कि कहीं ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर होता है। जी। अभी कुछ पिछले 4 से 5 सालों के अंदर AI का दौर चल रहा है, लोगों की भावना है कि AI है लोगों की जॉब खा रहा है, तो AI के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में जॉब खा रहा है? नहीं सर, देखिए AI की अगर मैं बात करूं तो ये हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में AI वरदान के रूप में इसलिए है क्योंकि जिस कार्य को कराने के लिए हम लोग मार्केट में जाके 10 घंटे या 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे जो भी समय देते थे, वो कार्य हमारा 10 मिनट में हो रहा है। बहुत सारी ऐसी में अभी जैसे मैं अपने क्लास में 3-4 दिन पहले AI पढ़ा रहा था,
तो जब एआई मैं पढ़ा रहा था तो उसमें विद्यार्थियों ने कहा मुझे कुछ फ़ोटो या बाकी चीज़ें बनाने के लिए, तो मैंने उसमें अपनी ही फ़ोटो को, जो मेरे 15 अगस्त की फ़ोटो थी, मैंने उसको एनएसजी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मेरे बैकग्राउंड में एनएसजी कमांडो और तमाम रैलियाँ, जैसे एक नेता वाला लुक दे के मैं हाथ उठा के वैसे सभी चीज़ों को मैंने पोस्ट किया। तो तमाम लोगों का उस पर कमेंट भी आया, तमाम लोगों ने कहा कि सर क्या आपका भविष्य में इरादा है चुनाव लड़ने का? लेकिन ऐसा कोई इरादा था नहीं। हाँ, सिर्फ ये था कि नहीं, बच्चों को एआई सिखा रहे थे तो उनके माध्यम से चीज़ें वैसे हम लोगों ने किया। और एआई की सर अगर बात करें तो आज के समय की ये एक सबसे पावरफुल स्किल हो चुकी है। अगर इसकी नॉलेज जिस विद्यार्थी के पास नहीं है वो अपने आप को सबसे पिछड़ा समझे। जी। जैसे मतलब जैसे स्क्रिप्ट राइटर ही कोई होता है, हाँ। तो पहले वो अपने लिए स्क्रिप्ट मतलब लिखने वाला काम करता था, अभी तो कंप्यूटर से कर लेता है। तो एक प्रकार से हमें तो लगता है कि ये लोग की जॉब तो गई ही ना। हाँ, इसमें ऐसे भी एआई के आने से बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई है और बहुत सारे लोग जो है कि इससे अपने जॉब को भी जो है कि पूरा कर रहे हैं, अपने कार्यों को भी कर रहे हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों में जॉब चली भी गई तो कुछ क्षेत्रों में जॉब ऐड भी हुई। जैसे एआई आया तो पिछली वाली जो पिछला जनरेशन था उसको ख़त्म किया, लेकिन नए जनरेशन में वो लोग जुड़ के नई व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। जी। 12th के बाद या कोई ऐसा कंप्यूटर कोर्स है जिसको करने से तुरंत जॉब मिल जाए? जी सर, 12th के बाद जो है कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ विद्यार्थियों के लिए कि आप ओ लेवल करिए। ओ लेवल एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर कोई विद्यार्थी करता है तो चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, सब में कम से कम जो है कि 30,000 प्लस की उनको महीने की सैलरी आज के डेट की मैं बता रहा हूँ आपको। और हर जगह इसकी डिमांड है क्योंकि इसमें हम लोगों को प्रोग्रामिंग, जावा, C+ और तमाम ऐसी चीज़ें जो है कि आ जाती है उसके अंदर। जी। अगर एक शब्दों में, एक वाक्य में बोलना पड़े कि सफलता क्या है तो आप क्या बताएंगे? सर अगर एक वाक्य में बोलना पड़े कि नहीं सफलता क्या है, तो सफलता सिर्फ यह है सर कि मेहनत करिए और धैर्य रखिए और जीवन में जो है कि आप सफल होंगे। यही सबसे बड़ी मूल मंत्र हम मानते हैं इन चीज़ों को, सफलता का। अगर आपको फिर से युवा बनने का मौका मिले तो क्या आपने ऐसी कोई गलती की है जिससे मतलब उसको ना दोहराएं, मतलब जैसे अब फिर से जीवन जीने का मौका मिले हमको, तो जिस प्रकार से आपका जीवन अभी हुआ है, व्यतीत किया है, क्या आपको सिर्फ फिर से वहीं दोहराना चाहते हैं या फिर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं? नहीं सर, पिछली लाइफ मेरी जो भी रही है, पढ़ाई के साथ साथ मैं स्पोर्ट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ और मैं पढ़ाई को जितना महत्व देता था अपने समय में उतना मैंने स्पोर्ट को भी महत्व दिया। तो शायद कुछ चीज़ें उसमें, कुछ कमियाँ, कुछ गलतियाँ पिछले जब युवा अवस्था में हम लोग चले, अभी भी युवा ही हैं, लेकिन जब हम लोगों का जो है कि हाई स्कूल, इंटर या बाकी समय चल रहा था तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से ही तमाम ऐसे समस्याएं जो है कि सामने आई जिसको हम लोग भविष्य में चाहें कि वैसी चीज़ें ना हो। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन लेते हैं सर। जी सर। जी। कंप्यूटर या मोबाइल? कंप्यूटर। ऑनलाइन लर्निंग या ऑफलाइन? अगर बात करें तो दोनों ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ऑफलाइन सबसे बेटर है। नौकरी या बिजनेस? बात करें सर तो बिजनेस सबसे बेस्ट है। फेवरेट कंप्यूटर स्किल? AI, टैली। एक ऐसी चीज़ जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए? एक ऐसी चीज़ हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, सबको अपने अंदर कम से कम एक ऐसा स्किल, एक ऐसा ज्ञान रखना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पे आप अपने आप को जो है कि कुछ बेहतर कर सकें। एक ऐसा स्किल होना चाहिए आपके अंदर। एक ऐसी आदत जो हर युवा को छोड़नी ही चाहिए? सबसे पहले अपना समय बचाएं और दूसरी चीज़ कि नशा को छोड़ दें। सफलता का एक मंत्र? संघर्ष। 18 से 20 साल के जो युवा होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं अपने भविष्य के लिए, आप उसको एक आखिरी सलाह क्या देना चाहेंगे? मैं उनको सर यही सलाह देना चाहूँगा कि जैसे आप जो पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे हैं, देखिए कि जिस प्रकार से हम लोग हाई स्कूल, इंटर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके लास्ट के 2-3 महीनों में विद्यार्थी बहुत जम के पढ़ाई करते हैं। मेरा मानना होता है कि अगर आप 365 दिन पढ़े होंगे तो वो 3 दिन या 3 महीने 2 महीने उतना जम के पढ़ेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम लास्ट के 3 महीने पढ़ते हैं, वैसे अगर हम अपना पूरा साल पढ़ लें तो हमें ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा विद्यार्थियों से सिर्फ यही कहना होता है कि अगर आपके माता पिता आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को पूरा करिए। आज आप अगर पढ़ लिए, आज आप लिख लिए, पढ़ लिख के एक बेहतर इंसान बन गए तो आपकी जो है कि आने वाले समय में लोग आपको पूजने का कार्य करेंगे, एक रोल मॉडल के रूप में आपको देखेंगे लोग। कुछ लोग अपना आइडल जो है कि आपको मानेंगे, कुछ लोग ऐसे भी आपको देखेंगे कि मुझे उनकी तरह बनना है, मुझे ऐसा करना है। तो ये तभी संभव हो पाता है जब आप जो है कि पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बेहतर करते हैं, और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप जो है कि ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को पूरी करेंगे।
और नशा से दूर रहें। आज की युवा पीढ़ी को अगर हम लोग देखें तो लगभग 9वीं 8वीं 10वीं के बच्चे जो है कि धूम्रपान और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें जो कर रहे हैं, इससे अगर दूर रहेंगे तो आने वाला भविष्य आपका बेहतर होगा। सर, हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो आज के छोटे बच्चे का मतलब उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जो उनके बच्चे हैं फ्री फायर में बिजी रहते हैं, पबजी जैसे गेम खेलते हैं, लाख मना करने के बावजूद ऐसे खेलते हैं, टीचर भी मना करते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि आप पेरेंट्स को ही बोलते हैं कि आप फ़ोन मत दीजिए। तो पेरेंट्स को और बच्चों को इस चीज़ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं अगर पेरेंट्स को और विद्यार्थियों के लिए बोलूँ तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फिजिकली गेम। जैसे आपने मुझसे एक प्रश्न किया कि नहीं जो है कि ऑनलाइन क्लास बेटर है या फिर ऑफलाइन क्लास, तो मैंने कहा कि ऑफलाइन बेटर है। ऑफलाइन बेटर इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों के ऊपर हमेशा अध्यापकों का ध्यान रहता है और उनका जो टाइमिंग चलता है वो लगभग 4-6 घंटे वो अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं उसको टीचर के माध्यम से ख़त्म करते हैं। ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर गेमिंग की बात करें, जो ऑनलाइन गेम है या चाहे जो ऑफलाइन गेम, तो ऑनलाइन गेम एक ऐसा है कि जो माइंड से बच्चे खेलते हैं, जिससे कि उनके आंखों पे या उनके माइंड पे जो है कि तमाम प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर वही ऑफलाइन गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, तमाम गाँव में ऐसे खेल हैं जिसको अगर आप खेल रहे हैं ना तो इससे आपका शारीरिक विकास भी होगा, बॉडी में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। और गार्जियन को भी यही कहना चाहेंगे कि नहीं, आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए कुछ टाइम के लिए दीजिए। अगर आप गार्जियन हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप अपनी गार्जियनशिप सही से निभा नहीं रहे। आपके बिगड़ने, उनको बिगड़ने में कहीं ना कहीं आपका भी कुछ सहयोग रहा है, तभी वो जो है कि बिगड़े। सिर्फ बच्चों को समय से फीस दे देना, सिर्फ बच्चों को समय से पैसे दे देना, बच्चों को समय से रिचार्ज कर देना, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे अगर गलत जा रहे हैं तो उनको गलत कहना, बच्चे अगर जो है कि किसी गलत राह पे चल रहे हैं तो उनको गलत संगति से दूर भी करना गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। तो गार्जियन अगर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं बच्चों के भविष्य के अनुसार। जी, अगले 5 साल में जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को आप कहाँ देखना चाहेंगे? सर, सपना तो बहुत बड़ा है जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन चीज़ें अगर हम लोग देखें या चीज़ें हम लोग कहें तो बस यही है कि संघर्ष बस जारी रहेगा और मेहनत जारी रहेगी और सफलता जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे हम लोग जो है कि चढ़ते जाएंगे। और यह एक सपना है कि अपने पूरे चंदौली ज़िला के हर एक बड़ी मार्केट में जो है कि एक जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एक शिक्षण संस्थान अगले कुछ सालों में हो। 5 साल तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गया, लेकिन अगले कुछ सालों में हम लोगों ने इसका टारगेट सेट किया है, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग जो है कि ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन क्लासेस भी जो है कि जीवन ज्योति की लेके आने वाले हैं यूट्यूब और प्ले स्टोर के ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट के राम सर ही है ना? ठीक है, राम सर। जी, राम सर। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन वीडियो को देखिए, मैं किसी भी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने कोचिंग ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, स्टूडेंट लाइफ में, या फिर एक नॉर्मल इंसान को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।